नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। अब बात करेंगे, लिस्ट फाइनल हो चुकी है और आज ऐलान होना है। दरअसल लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटिंग करी। देर रात तक चले इस मीटिंग के बारे में और डिटेल्स आपको दे रहे हैं। दरअसल आज लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन चला। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में करीब 4.5 घंटे तक यह बैठक हुई और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। बताते चलें कि इस लिस्ट में कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 370 प्लस सीटें अर्जित करने का जो टारगेट है, इसके संदर्भ में लगभग 4.5 घंटे लंबी चली बैठक के बाद पहली सूची किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के कद्दावर नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद थे। और सीईसी की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची का जो लगभग जो डिस्कशन है वो हो चुका है। नाम फाइनल हो चुके हैं, किसी भी वक्त ये नाम घोषित किए जा सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो बड़े चेहरे हैं, जानकारी जो अब तक मिली है वो ये कि बड़े चेहरे जिसमें कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो, खुद जगत प्रकाश नड्डा का नाम हो, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कहे जाने वाले अमित शाह, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का नाम हो, ये सारे चेहरे पहली सूची में शामिल हो सकते हैं। और साथ साथ हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि किन उम्मीदवारों का पत्ता कट सकता है, चाहे वो विवेक शेजवलकर हों ग्वालियर सीट से, इनका पत्ता कट सकता है क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है। गणेश सिंह जो सतना सीट से आते हैं, अब हो सकता है कि उन्हें या तो उनकी सीट बदली जा सकती है या फिर उनका पत्ता कटेगा। जनार्दन मिश्रा रीवा सीट से आते हैं तो इनका भी टिकट कट सकता है। और ढाल सिंह बिसेन जो कि बालाघाट सीट से आते हैं, उनके लिए भी इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। रमाकांत भार्गव विदिशा सीट से आते हैं, इनका भी पत्ता कट सकता है। और सुधीर गुप्ता जो कि मंदसौर सीट से आते हैं, इन्हें भी हो सकता है कि टिकट न मिले और यहां पर कोई और चेहरा उतारा जाए, जैसा कि गजेंद्र पटेल की खरगोन सीट पर हो सकता है। कुछ उसी तरह की परिस्थितियां धार लोकसभा सीट पर भी बन सकती हैं, जिसमें छतर सिंह दरबार अब तक उम्मीदवार रहे, लेकिन इस बार कौन रहेगा देखने का विषय होगा। राज बहादुर सिंह सागर सीट से आते हैं, वे भी इस बार हो सकता है कि इस लिस्ट में शामिल ना हों। जबकि जिनकी टिकट तय है, इसमें शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और इसके अलावा मुरैना या ग्वालियर से नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और या संभव यह भी है कि ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से, वासु चौरे भोपाल से इस वक्त मौजूद है। पहले भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल सीट पर भी उम्मीदवार बदला जा सकता है। जो लास्ट नाइट मीटिंग हुई है वासु, काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है और इस बार भी बीजेपी क्या चौंका सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार जो है उनको उनकी जगह नए चेहरों को लाया जा सकता है, यानी कि मौजूदा सांसदों के टिकट कटकर नए जो चेहरे हैं उनको बीजेपी प्रमोट कर सकती है। और जैसा फॉर्मूला बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में अपनाया, कई चौंकाने वाले डिसीजंस, फैसले वहां पर हुए, कई बड़े नेताओं को टिकट दिया गया जो केंद्र की राजनीति करते थे, और उसके साथ ही कई नई चेहरों को भी मैदान में उतारा। और बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है ये काफी कारगर भी साबित हुआ। हमने देखा 163 सीट लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा में मजबूत स्थिति में नजर आई और बीजेपी उसी प्रदर्शन को फिर से दोहराना चाहती है। 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, वो भी कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। बीजेपी कह रही है कि इस बार हम सभी 29 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और इस बार भी चुनावी मैदान में कई सारे जो दिग्गज हैं मध्य प्रदेश में वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और जो बड़े नाम चर्चाओं में हैं उनमें शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तमाम
तमाम वो नाम है जो जिन्हें बीजेपी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। और इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी जो हैं जिन्हें बीजेपी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के तौर पर डेवलप करना चाहती है, जिसकी झलक विधानसभा चुनाव में जब प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने की थी तो वहां पर नजर आई थी। और कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला जो है वो लोकसभा के चुनावों में भी नजर आ सकता है। हालांकि बीजेपी तमाम क्षेत्रीय जातीय सियासी समीकरणों का भी ध्यान में रखते हुए कल जो बैठक हुई, मंथन हुआ, उसमें तमाम बातों को भी रखा गया है और जल्द ही सूची सामने आ जाएगी। कुछ चौंकाने वाले नाम भी उसमें हो सकते हैं। जी आशीष। और इसके अलावा 29 सीटों के अलावा जो 11 सीटें छत्तीसगढ़ से आती हैं, उन सीटों पर क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या ऐसे ही कुछ फैसले वहां पर भी लिए जाने? बात करेंगे युगल से, जो रायपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए। युगल, इस बार भी क्या वैसा ही विधानसभा चुनाव जैसा ही फॉर्मूला रहेगा या किन की चर्चा ज्यादा जोरों पर है? देखिए आशीष, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत ही सधे हुए तरीके से रणनीति की जो चाल है वो चल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 11 में से 11 सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरह से ताकत है, अपनी झोंक दी है। और ये कहा जा सकता है कि 11 सीटों में 3 महिला उम्मीदवारों को कैंडिडेट्स है, उम्मीदवार हैं, वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा नए चेहरों को ज़्यादा तरजीह देगी बीजेपी। और इससे पहले विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें सांसदों को भी मैदान पर उतारा गया है, तो हो सकता है जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के उन्हें मैदान पर उतारा जाए। लेकिन यह बात तय है, एक आध सीट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उनमें तमाम सीटों को जो है वो बदला जा सकता है, नए चेहरों को महत्व दिया जा सकता है, तरजीह है वो दी जा सकती है। लगातार बैठकों का दौर छत्तीसगढ़ को लेकर के जारी रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर के। और ये भी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर ये भी है कि लगभग 7 सीटों पर जो नाम है, सहमति है, आम सहमति बन चुकी है। और उसमें इसके अलावा एक अलग से जो पैनल बनाए गए हैं 18 नामों का, 11 सीटों को लेकर जो पैनल बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी आने वाले समय में चौंकाने वाले जो निर्णय हैं वो लेगी। और बीजेपी ने तय कर लिया है कि जिताऊ उम्मीदवार को और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, विनिंग कैंडिडेट्स जिसे कहा जाता है, उनको तरजीह देगी और उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये भी है, छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या अधिक है, तो कम से कम 3 महिला जो उम्मीदवार हैं उन्हें मैदान पे उतारा जा सकता है। तैयारी बीजेपी पूरी तरह से अब तक कर चुकी है। और उसी तैयारी के बारे में बात करेंगे। संदीप हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। संदीप, तैयारियों का जिक्र हो रहा है। दिल्ली में करीब 4.5 घंटे तक जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने चर्चा की, मंथन किया, तो ये क्या माना जाए कि ये जो विचार चर्चा, ये जो मंथन किया गया, अब इसका परिणाम हमें पहली सूची के रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और 370 सीट जीतने का जो उसका लक्ष्य है उसको लेकर मंथन हुआ। और 300 सीट ऐसी हैं देश की जिस पर पैनल गठित हो गया है। इन सीटों के लिए 3-3 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए और 10 मार्च तक 250 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। वहीं 48 घंटे इसमें अहम है क्योंकि 48 घंटे में 100 से 125 तक उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित बीजेपी कर सकती है। इसमें प्रधानमंत्री का भी नाम हो सकता है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है। वहीं पहली लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह किस सीट से लड़ेंगे उनका भी नाम पहली लिस्ट में हो सकता है। ऐसे में 48 घंटे अगले जो हैं वो अहम है। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रमुख कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। खासकर उन सीटों पर प्रमुख वरीयता होगी जो कि पिछली बार हारी हुई सीटें हैं। इन पर चर्चित और बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने फार्मूला अपनाया था कि जिन सीटों पे बीजेपी को कभी हार मिली थी, कमजोर सीटें थी, उन पर उसने बड़े चेहरे को उतारकर और जीत दर्ज की। यही फार्मूला लोकसभा चुनाव में भी अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, इंतजार लंबा होगा या कम होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि किसी भी वक्त नाम घोषित किए जा सकते हैं, जैसा कि संदीप भी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। मुरैना में हर्ष फायरिंग का मामला लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। एक और मामला सामने आया। ताजा मामला अंबाह के जयकरण का है, जहां एक शादी समारोह में हथियारों के साथ डांस करते कुछ लोग नजर आए। न्यूज़ 18 जो है इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर हथियारों के साथ डांस हो रहा है। और ये जो डांस है हथियारों के साथ करना गैर कानूनी है, हथियारों का इस तरह से प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता। देखिए किस तरह से
शादी समारोह में खुलेआम हाथों में हथियार लेकर ये लोग नाच रहे हैं। ये मुरैना से सामने आया वीडियो है। मुरैना में हथियारों को लेकर किस तरह की लोगों में एक सनक है वो किसी से छिपी नहीं है। यहां एक बार फिर हथियारों के साथ डांस करने का, एक व्यक्ति के हाथ में 2-2 बंदूकें हैं, नाच रहे हैं और ऐसे में हादसे को, बड़ी दुर्घटनाओं को वो न्योता दे रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अमित, ये कहां का मामला है? वीडियो के बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? देखिए, बिल्कुल आशीष, आपको बता दूं कि ये पूरा है अंबा थाना क्षेत्र के जयकरण के पुरा का, जहां पर 25 फरवरी को एक शादी थी। उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्होंने एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। उस वीडियो में एक व्यक्ति 2-2 बंदूकें लेकर के हाथ में हर्ष फायरिंग करते हुए और डांस करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मुरैना में ये पहला मामला नहीं है, इस सीजन का ये तीसरा वीडियो है और इस तरीके से पहले भी कई लोगों की हर्ष फायरिंग के दौरान मुरैना में जान भी जा चुकी है। उसके बाद भी लोग इस तरीके की घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं और आए दिन देखने को मिलता है कि हर्ष फायरिंग के मामले हो या फिर गोलीबारी के मामले हो, मुरैना में देखने को मिलते हैं। और शादी सीजन आते ही हर्ष फायरिंग के मामले तो बढ़ ही जाते हैं। लोग चाहे तो शादी समारोह में डांस करें या फिर वैसे बर्थडे पार्टी हो, किसी भी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। उसके बाद अब ये ताजा वीडियो 25 फरवरी का बताया जा रहा है और अंबा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आशीष, बिल्कुल, उस पर कार्रवाई की भी आवश्यकता है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके और इस तरह से कानून की धज्जियां कम से कम न उड़ाएं लोग, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। भोपाल में एम्बुलेंस और एक वैन हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दरअसल रायसेन रोड के ये बिलखिरिया गांव के पास ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। दुर्घटना में एम्बुलेंस में ड्राइवर फंस गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस का गेट तोड़ करके ड्राइवर को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से गेट को बाकायदा तोड़ना पड़ा है, तब किसी तरह से ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका है और दुर्घटना में 4 लोगों को चोट भी आई है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। शहर में स्टंट करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। 2 वाहनों का चालान काटा। दोनों गाड़ियों का 21,000 रुपए का चालान काटा गया। दरअसल फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों ने कला केंद्र के मैदान में स्टंट किया था, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम न हो कि इस तरह से कला का प्रदर्शन करना, जान जोखिम में डालना गैर कानूनी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई इनकी गाड़ियों पर, जो कि यूं भी चालानी कार्रवाई के अंतर्गत आता है। अंबिकापुर में स्टंटबाजों पर एक्शन लिया गया है। उम्मीद है कि इस एक्शन के बाद स्टंटबाजों को थोड़ी सी सीख जरूर मिली होगी और जो इस तरह के स्टंट करने की इच्छा पालने वाले लोग हैं, ये खबर उनके लिए भी है। सुकमा में छेड़छाड़ करने वाले एक बाबू को पीड़िता ने जमकर सबक सिखाया। उसकी जोरदार पिटाई की। पीड़ित महिला ने दफ्तर में घुसकर उस बाबू को पीटा। पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी बाबू को जिला पंचायत कार्यालय में अटैच किया गया है। कलेक्टर ने 5 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई है। रायसेन के दीवानगंज में एक तेंदुए का शव मिला है। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि तेंदुए की मौत एक बाघ के हमले से हुई हो सकती है। वन विभाग और पुलिस की मौजूदगी में तेंदुए का अंतिम संस्कार करवा दिया गया है और रायसेन से पूरा मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि किसी बाघ के हमले की वजह से इस तेंदुए की मौत हुई हो सकती है। जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। और बलरामपुर में प्रशासन ने एक बाल विवाह रुकवाया। प्रशासन की टीम ने परिजनों को समझाया। मात्र 15 साल की उम्र में अभिभावक
लड़की की शादी करवा रहे थे। 5 मार्च को लड़की की शादी होनी थी। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, ICPS की टीम मौके पर पहुंची और बाल विवाह को रुकवाया। ये पूरा मामला राजपुर थाना क्षेत्र के ओकरा गांव का बताया जा रहा है, जहां एक 15 वर्षीय बच्ची का विवाह किया जा रहा था। परिजनों को समझाया, इस कम उम्र में बच्ची की शादी करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब उन्हें समझाया गया। ये क्यों गैर कानूनी है, ये भी उन्हें बताया गया। और अगर इस पर भी नहीं मानते हैं परिजन तो क्या एक्शन हो सकता है, ये भी उन्हें समझाया गया। और कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों का ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा। दरअसल शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने जबलपुर से इसे गिरफ्तार किया। अब तक 2 करोड़ 45 लाख रुपए की यह ठगी कर चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग, इनाम, लकी ड्रॉ, ये इस तरह का झांसा देकर के लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता है। तो ऑनलाइन ठगी कैसे की जाती है इसे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि लोग जब तक लालच नहीं छोड़ेंगे इस तरह के ठगों का धंधा चलता रहेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इसकी तलाश की और इसके सुराग जुटाने के बाद इसे धर दबोचा। लगभग 2.5 करोड़ की ये ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने जबलपुर से इसे गिरफ्तार किया। तो किसी भी लॉटरी, लकी ड्रॉ या फिर अकाउंट से रिलेटेड काम के चक्कर में अगर आप ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।